हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन का सेकंड मेथड देखेंगे, जेल्डल मेथड, जो कि पीओसी 2 का पार्ट 2 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाके पार्ट 1 देख लें। जेल्डल मेथड में क्या करते हैं कि आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है इसका रिएक्शन करवाते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से। तो इसमें क्या होगा कि जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहता है, ये तो सॉरी सल्फर जो रहता है ये तो ऑक्सीडाइज हो जाता है CO2, H2O और SO2 में। लेकिन इससे हमको कोई मतलब है नहीं क्योंकि हम एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन देख रहे हैं। तो H2SO4 के साथ जब रिएक्शन होता है तो जो नाइट्रोजन रहता है इस तरह से वो कन्वर्ट हो जाता है अमोनियम सल्फेट में। अब ये जो अमोनियम सल्फेट बना है इस कंटेनर में फर्दर NaOH मिला देते हैं एक्सेस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड से अमोनिया गैस रिलीज हो जाता है। अब ये जो अमोनिया गैस रिलीज हुआ ये एक दूसरा स्टैंडर्ड एसिड किसी दूसरे कंटेनर में पास करवाते हैं इस अमोनिया गैस को, जिसमें कि पहले से स्टैंडर्ड एसिड या तो HCl या H2SO4 अवेलेबल रहता है। ये अमोनिया के साथ रिएक्शन करके क्या करता है, फिर से अमोनियम सल्फेट बना देता है, या फिर अगर HCl रहेगा तो NH4Cl बनाएगा। मतलब ये बेस होता है, एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट बनाएगा, एसिड प्लस बेस से साल्ट प्लस वाटर। इस रिएक्शन को होने के बाद जो एसिड अनयूज्ड अनरिएक्टेड बचेगा उसको किसी स्टैंडर्ड अल्कली से ट्राइट्रेट करके पता कर लेंगे कि कितना एसिड अनरिएक्टेड बचा हुआ है। तो जिससे पता चल जाएगा कि अमोनिया के साथ कितना एसिड रिएक्ट हुआ है, मतलब इस रिएक्शन में कितना एसिड यूज हुआ है। और जब अमाउंट ऑफ एसिड यूज पता चल जाएगा तो अमोनिया के अमाउंट कितना लगा होगा रिएक्शन के लिए ये भी पता लग जाएगा। अब अमोनिया का अमाउंट पता चल गया तो इससे नाइट्रोजन का अमाउंट पता कर लेंगे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना है, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन आ रहा है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही तो आ रहा है जिससे कि फर्दर अमोनिया बन रहा है। तो अमोनिया का अमाउंट अगर पता चल जाएगा तो वेट ऑफ नाइट्रोजन, मतलब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में अमोनिया का वेट सॉरी नाइट्रोजन का कितना वेट है वो पता चल जाएगा। तो वेट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100 करके परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन पता कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड एसिड है इसका भी मोल था पहले से, मतलब VML था ये जो एक्सेस में स्टैंडर्ड एसिड था, ठीक है। इसमें से V1 ml अनयूज्ड बच गया, मतलब जब ये अमोनिया के साथ रिएक्शन कर लिया, अमोनियम सल्फेट बना लिया, उसके बाद जो एसिड बचेगा इस कंटेनर में वो V1 ml है। तो इस रिएक्शन में कितना ml H2SO4 का यूज हुआ, तो VML पहले से था, V1 ml बचा हुआ है तो V माइनस V1 ml इस रिएक्शन में यूज हुआ। तो और ये जो एसिड था इसका मोलरिटी भी कुछ दिया हुआ रहेगा, M1 मान लीजिए कि M1 मोलरिटी था। तो जब रिएक्शन हो गया इतना ml यूज हुआ तो कितना मोल H2SO4 का यूज हुआ ये आप पता कर सकते हैं। मोलरिटी पता है, वॉल्यूम पता है, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम से आप बता सकते हैं कि कितना मोल H2SO4 का खर्च हुआ, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स होता है ये मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। तो जितना वॉल्यूम घट गया वो वॉल्यूम आपका खर्च हो गया, वही होगा। तो मोलरिटी M1 दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना यूज हुआ V माइनस V1 ml। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 यूज हुआ इस रिएक्शन के लिए, H2SO4 का इतना मोल H2SO4 यूज हुआ। तो अमोनिया का कितना मोल यूज होगा, तो देखिए 1 मोल H2SO4 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 मोल अमोनिया का यूज होता है। तो अगर इतना मोल H2SO4 का यूज होगा तो इसका दुगना मोल H2SO4 सॉरी अमोनिया का यूज होगा। तो अमोनिया का मोल जो यूज होगा दिस इंटू 2, तो M1 इंटू 2 इंटू V माइनस V1। ये जो V माइनस V1 है इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड। तो कितना एसिड यूज हुआ इंटू 2 इंटू मोलरिटी ऑफ एसिड। तो ये जो है आ गया आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया। अब इसको अगर आप 14 अमोनिया का मोलिकुलर वेट से अगर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो इतना वेट अमोनिया का यूज हुआ। तो M1 इंटू 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज इंटू 14 सॉरी 14 तो नाइट्रोजन का ही होगा, 14 प्लस 3 17। तो इतना
वेट अमोनिया का यूज हुआ। अब आप देखिए, अगर 17 ग्राम अमोनिया रहता है तो उसमें 14 ग्राम ये नाइट्रोजन है और 3 ग्राम हाइड्रोजन है। तो इतना वेट अगर अमोनिया का है तो कितना वेट नाइट्रोजन का होगा? तो देखिए 17 ग्राम में 14 ग्राम रहता है, तो 1 ग्राम में 14/17 ग्राम नाइट्रोजन होगा। तो इतना ग्राम में इतना इंटू 14/17 ग्राम होगा। तो वेट ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा m1 इंटू 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड इंटू 17। ये तो इतना वेट अमोनिया का है, तो इतना वेट के करस्पॉन्डिंग इतना इंटू 14/17 ग्राम नाइट्रोजन का होगा। तो 17 से 17 कैंसिल आउट हो गया। तो m1 इंटू 2 इंटू 14 इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड, ये वेट ऑफ नाइट्रोजन है, मतलब कितना वेट नाइट्रोजन का है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो आप इस तरह से परसेंटेज नाइट्रोजन निकाल सकते हैं, वेट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। अब ये 1000 कहाँ से आया? तो एक्चुअली में वॉल्यूम जो होता है वो ml में होता है, देखिए स्मॉल अमाउंट में रहता है। यहाँ पे जो हम नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं तो इसमें वॉल्यूम लीटर में होता है, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, ये नंबर ऑफ मोल्स होता है। अगर वॉल्यूम इन ml है तो इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो अगर v ml H2SO4 का है मतलब v बाय 1000 लीटर है। सिमिलरली V1 ml अगर अनयूज्ड बचा है तो V1 बाय 1000 ml अनयूज्ड बचा हुआ है, V1 बाय 1000 लीटर अनयूज्ड बचा हुआ है। तो फिर V माइनस V1 डिवाइडेड बाय 1000 लीटर रिएक्शन में पार्ट लिया तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा। तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम 1000 डिवाइड होगा, सब जगह डिवाइडेड होगा सब जगह, क्योंकि वॉल्यूम लीटर में रहता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। तो जो 1 मोल के करस्पॉन्डिंग 2 मोल अमोनिया का यूज होता है, तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम के मतलब जितना मोल H2SO4 का उसका दुगना, फिर से यहाँ 2 मल्टीप्लाई होगा ही। तो मोलरिटी इंटू 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड, तो कितना वॉल्यूम एसिड का यूज हुआ इंटू 70 डिवाइडेड बाय 1000 यहाँ भी आएगा। तो फिर वेट निकालने में भी फिर से डिवाइडेड बाय 1000 आएगा, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ ml में है। तो यहाँ इस तरह से डिवाइडेड बाय 1000 भी हो जाएगा। ये पूरा वेट ऑफ नाइट्रोजन है डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100 परसेंटेज नाइट्रोजन आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाला बात है कि ये जो वॉल्यूम है ये ml में होना चाहिए। अगर वॉल्यूम लीटर में दे दिया कि मान लीजिए बहुत अमाउंट में, एग्जाम्पल के लिए तो कुछ भी ले सकते हैं कि 1 लीटर मतलब H2SO4 का सॉल्यूशन दिया हुआ है, मतलब वॉल्यूम लीटर में दिया हुआ है, तब ये 1000 वाला टर्म नहीं आएगा। इसलिए हम दोनों से समझा दिए 1000 वाला टर्म क्यों आ रहा है, क्योंकि वॉल्यूम ml में है, तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स होता है मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। आप इस तरह से मोलरिटी का टर्म लिखिए, मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स होगा मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, जब ये इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए ये लीटर में होना चाहिए। तो यहाँ पे वॉल्यूम ml में दिया हुआ रहता है जनरली, इसलिए 1000 से डिवाइड कीजिए। इसको अगर सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आएगा 2.8 इंटू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस तरह से आप परसेंटेज नाइट्रोजन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये भी क्या है, ये है वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड, मतलब कितना ml पहले से है इससे कोई मतलब नहीं है, कितना अनरिएक्टेड बच गया उससे कोई मतलब नहीं है। जो अमोनिया के साथ रिएक्शन किया उसी तो हम अमोनिया का अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली में V माइनस V1 है या फिर वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड है। अब यहाँ पे अगर HCl रहेगा तो 2 के जगह 1 नहीं होगा, क्योंकि NH3 प्लस HCl से NaCl, सॉरी NH3 है ना, NaOH में NH, तो NH4Cl बनेगा, NH3 प्लस HCl से NH4Cl बनेगा इस तरह से। तो इस केस में अगर आप देखिएगा तो 1 मोल HCl के करस्पॉन्डिंग 1 मोल अमोनिया का चाहिए, ये तो बैलेंसिंग है NH3 प्लस HCl से NH4Cl, तो यहाँ पे 2 मोल नहीं चाहिए, तो ये 2 वाला जो फैक्टर है ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि अगर आपके पास VMl HCl का है और उसमें से V1 ml अनरिएक्टेड बच गया, तो फिर से V माइनस V1 ml रिएक्शन में पार्ट लिया, मतलब अमोनिया से रिएक्ट किया, तो इतना ml, तो फिर से मोलरिटी से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना मोल होगा, ये ml है तो 1000 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर होता है नंबर ऑफ मोल्स।
तो इतना नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। उसके बाद HCl के कॉरस्पॉन्डिंग 1 मोल के अकॉर्डिंग 1 मोल अमोनिया का चाहिए, तो इंटू 1 कीजिए या नहीं कीजिए, इतना ही मोल अमोनिया का भी होगा, m इंटू वी माइनस वी वन अपॉन 1000। तो आप लिख सकते हैं मोलेरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ HCl यूज, वी माइनस वी वन वॉल्यूम यूज हुआ, वी था V1 अनरिएक्टेड बचा हुआ है तो V माइनस V1 या फिर V वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड। तो इस केस में 2 वाला फैक्टर नहीं है, तो ये एक्चुअली में ये जो 2 है इसको आप लिख सकते हैं नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड यूज्ड। ये 2 इंटू मोलेरिटी, ये 2 वेंटॉफ फैक्टर होता है, मतलब इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में आप पढ़े होंगे वेंटॉफ फैक्टर क्या है। तो एसिड के लिए तो होता है कि नंबर ऑफ H प्लस रिलीज्ड बाय एसिड, यही वेंटॉफ फैक्टर हो जाता है किसी भी एसिड का। तो यहाँ पे H2SO4 में 2 H प्लस रिलीज होता है, इसलिए वेंटॉफ फैक्टर 2 होता है। और नॉर्मेलिटी होता है मोलेरिटी इंटू वेंटॉफ फैक्टर। तो H2SO4 में 2 से मल्टीप्लाई इसलिए हुआ क्योंकि मोलेरिटी इंटू वेंटॉफ फैक्टर है ये। और HCl के केस में एक ही H प्लस रिलीज हो रहा है तो वेंटॉफ फैक्टर 1 होगा, और वेंटॉफ फैक्टर 1 होगा तो मोलेरिटी इंटू 1 कीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए मोलेरिटी इंटू 1 रहेगा, यहाँ पे 2 का फैक्टर नहीं आएगा। तो आप और अच्छा से लिखना चाहते हैं तो इसी को लिख सकते हैं मोलेरिटी इंटू मोलेरिटी इंटू 2 को लिख सकते हैं नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड यूज्ड। आप मतलब समझ रहे हैं ना, ये 2 H प्लस रिलीज कर रहा है इसलिए 2 वाला फैक्टर है, 2 H प्लस रिलीज कर रहा है तो ये 2 अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा। 1 मोल अगर H2SO4 का है तो 2 मोल अमोनिया का चाहिए, लेकिन HCl के केस में ऐसा नहीं है। जहाँ पे ये वाला टर्म तो बता ही दिए हैं कि M क्या होता है, मोलेरिटी ऑफ द एसिड ड्यू टू न्यूट्रलाइज अमोनिया, V होता है वॉल्यूम ऑफ एसिड ड्यू टू न्यूट्रलाइज अमोनिया, अमोनिया को न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड का कितना वॉल्यूम यूज हुआ है। इसके बाद एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा कि ये जो जेल्डल्स मेथड होता है ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर या फिर जिसमें कि NO2 ग्रुप या डायोजो ग्रुप प्रेजेंट है तो उसके लिए जेल्डल्स मेथड यूज नहीं होता है। ये डायोजो ग्रुप हो गया, ये नाइट्रो ग्रुप हो गया, तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में यदि नाइट्रो या डायोजो ग्रुप प्रेजेंट है तो उसके लिए जेल्डल्स मेथड यूज नहीं होता है फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। या फिर रिंग लाइक स्ट्रक्चर जैसे पिरिडीन हो गया, क्विनोलीन हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय जेल्डल्स मेथड द अमोनिया इवॉल्व फ्रॉम 0.5 ग्राम ऑफ द कंपाउंड इन जेल्डल्स एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन न्यूट्रलाइज 10 ml of 1m H2SO4, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड। तो जो अमोनिया रिलीज होता है 0.5 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड से वो H2SO4 का 10 ml को न्यूट्रलाइज करता है, मतलब वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड वो 10 ml दिया हुआ है। H2SO4 का है मतलब नॉर्मेलिटी वेंटॉफ फैक्टर 2 होगा, तो नॉर्मेलिटी हो जाएगा 2 इंटू मोलेरिटी, मोलेरिटी यहाँ 1 है तो मोलेरिटी नॉर्मेलिटी हो जाएगा H2SO4 का 2। तो आप परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकाल सकते हैं 1.4 इंटू नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड यूज्ड इंटू वॉल्यूम इन ml डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो 1.4 इंटू नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड क्या है 2 है, इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड 10 ml डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.5। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करने के बाद आता है ये 56%। तो नाइट्रोजन का परसेंटेज इसमें कितना है 56% नाइट्रोजन है। इस केस में तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं 2.8 इंटू मोलेरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड, क्योंकि H2SO4 के लिए ही तो ये डेरिवेशन किए हैं, और अगर HCl रहता तो ये 1 मतलब ये 2 वाला टर्म 1 हो जाता, तो 1.4 इंटू मोलेरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बाकी कोई दूसरा एसिड रहता नहीं है जनरली, यही स्टैंडर्ड एसिड रहता है HCl या H2SO4। अगर दूसरा रहेगा तो नॉर्मेलिटी वाला टर्म यूज कीजिएगा, यहाँ मोलेरिटी इंटू ये वाला जो फैक्टर है वो किस तरह से कौन सा एसिड है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा वेंटॉफ फैक्टर। ये वाला फॉर्मूला भी आप डायरेक्ट लगाइएगा तो आ जाएगा 2.8 इंटू मोलेरिटी देखिए 1 है इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड 10 ml डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आप देखिए 2.8 यहाँ डायरेक्ट लिखिए या फिर
1.4 इंटू 2 करके लिखिए, बात तो बराबर ही है, कोई फर्क पड़ता नहीं है, आंसर तो वही आएगा 56%। तो यहाँ पे जेल्डल्स मेथड भी कंप्लीट हो गया। अब अगले लेक्चर में एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन से कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।